नमस्कार, अमेजॉन प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। किसान आंदोलन को 100 दिन हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन के स्वरूप को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि जो विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन था उसमें अब पश्चिम बंगाल जाने को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बार बार कहा जा रहा है कि क्या जो ये आंदोलन शुरू हुआ था सरकार को हिलाने के लिए, वो आंदोलन क्या अपने मूल स्वरूप से भटक रहा है? इसमें नई नई बातें क्यों निकल कर सामने आ रही हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरा विषय है ये सुलझता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। जयराम विप्लव जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, संजीव श्याम कौशिक साहब जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और नंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो किसानों की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर आप ही बताइए, बात हुई थी किसान, उनकी मांगे हैं, फिर ट्रेड यूनियन बीच में आ गई कि जी ट्रेड यूनियन भी आएंगी, फिर कहा गया कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ जाएंगे और कहेंगे बीजेपी को वोट मत दीजिए। कैसे ये आप भरोसा दिलाएंगे कि ये पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है या नहीं हो रहा है? माननीय साथी, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री कुछ ऊंचा सुनते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा 2013-14 में किस तरह ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार सत्ता में आई है। जब ये बोलते थे अगर हमारा शासन होता तो हम 30-35 रुपए इस तेल को बेचते, जो उस टाइम पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल तेल था। और वो पिछली सरकार थी किसान को किस तरह राहत देने का काम कर रही थी, छः रुपए की 1 लीटर पर सब्सिडी देने का काम कर रही थी। और आज ये केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह किसानों को... आपने सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आप ये क्यों कहने जा रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, फिर आपका आंदोलन गैर राजनीतिक कैसे रह जाएगा? किसी पे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो आप कहते हैं जी हम निंदा करते हैं। आपको लग रहा है कि जो किसान आंदोलन है वो अपनी दिशा से भटक रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं भटक रहा। किस तरह किसान को इन लोगों ने उग्रवादी, आतंकवादी, और आज आप देख रहे होगे हरियाणा के और राजस्थान के किस तरह गांव-गांव से फंडिंग आ रही है, शीत की, पानी की, अनाज की, चीनी की। किस तरह ये बोलते थे विदेशी फंडिंग है, लेकिन आज तो गांव से हर घर से फंडिंग आ रही है। जो किसान अपने खड़ी फसल को जोत रहे हैं तो उनको कोई कहां से फंडिंग आ रही है? मैं केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूं किस तरह ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ठीक है, जयराम विप्लव, क्यों आप किसानों को नहीं समझा पाए? 100 दिन बहुत होते हैं, क्यों आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं चीज़ें? देखिए, आप भी सवाल पूछ रहे हैं, वाजिब सवाल है, और देश की जनता भी साफ तौर पे देख रही है कि ये आंदोलन पूर्णतः राजनीतिक बन गया है। इसके पीछे जो लोग थे वो अब खुल करके सामने आ रहे हैं। आपने कहा आंदोलन की दिशा, तो आंदोलन की दिशा तो भटकनी ही थी। दिशा रवि जैसे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। उसमें आप देखिए कौन कौन सी शक्तियां इस आंदोलन में भोले भाले किसानों के मुद्दे को हाईजैक कर रही है। आज मुद्दा किसान से जुड़ा हुआ था, कृषि बिल से जुड़ा हुआ था, और सरकार ने जब लगभग तमाम मुद्दों पर सहमति बातचीत के दौरान बनी तो इनको लगा कि अब तो हमारा राजनीतिक एजेंडा फेल हो जाएगा, तो इन्होंने फिर से पैर वापस खींचने शुरू किए। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, सरकार ने खुला ऑफर दे रखा है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला बातचीत के लिए आगे आए। लेकिन आप चुनावी राज्यों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे, ये अपने आप में पुख्ता सबूत है कि ये राजनीतिक आंदोलन है। इससे पीछे हमने सीएए का आंदोलन देखा था, उसकी हवा भी निकल गई थी। राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक एजेंडा इस देश की जनता समझती है और वो माकूल जवाब देगी, चुनाव में उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, कौशिक जी, क्या आपको लग रहा है, क्या दिशा से भटक गया ये आंदोलन? जिस तरह से आईटी की रेड होती है मुंबई में तो संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आता है कि हम निंदा करते हैं, अब वो कह रहे हैं कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ हम जाएंगे, बीजेपी को वोट मत दीजिए। जब वो कहेंगे बीजेपी को वोट मत दीजिए यानी दूसरे को दीजिए, तो क्या ये आंदोलन गैर राजनीतिक लग रहा है? देखिए, बिना राजनीति के कोई आंदोलन नहीं होती और बिना आंदोलन के कोई राजनीति शुरू नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि सरकार के कानों तक यदि किसानों की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तो वो तेज़ धमाका करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सीधी सी बात है कि यदि ये पिछले 3 दशकों से जो पार्टी इनके साथ रही उसे ये किसानों के मामले में नहीं समझा पाया और वो इनको छोड़ के वापस बाहर चली गई। कई सांसद चले गए, कई विधायक इनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये अपने लोगों को नहीं समझा पाए तो इन किसानों को क्या समझाएंगे? ये सबसे बड़ी इनकी फेल्योर यही है। दूसरी चीज़ कि इनका जो कदम है वो हमेशा से शुरुआती दौर से संदेह के घेरे में रहा। दरअसल कोरोना काल में ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी कि आप चुपके से इसको अध्यादेश के तौर पर ले आए? आपने ध्वनि मत से इसे इसी सदन में पारित करा दिया। जिन लोगों को आपने धन्यवाद दिया कल वो सड़क पे आ गए इसके विरोध में।
वो लगातार बताने लगे कि भाई साहब मेरा यदि इलाज करना चाहते हैं, किसानों की स्थिति यदि बेहतर करना चाहते हैं तो पूछ तो लेते कि हमारी परेशानी क्या क्या है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, उसके बाद में इलाज करते। आप अपने मन से उसे कुरामिन का इंजेक्शन ठोकने का प्रयास कर रहे हैं और दौड़ा देंगे हम इसे। वो करा रहा है कि नहीं साहब ये तो रिएक्शन कर गया, हमारी ज़मीन छीन जाएगी, हमारी आर्थिक हालात और कमज़ोर हो जाएंगे। तो वो चिल्ला रहा है, वो सिर्फ यही कह रहा है कि आप हमारी बात सुनिए, हमारे लिए यदि बेहतर करना चाहते हैं तो हमें बैठाइए, ये कानून वापस लीजिए, नया कानून बना लीजिए, यदि आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो। लेकिन किसानों के मामले में सरकार अपने जगह पर बिल्कुल मजबूत खूंटे के साथ खड़ी है। उसे पता है कि इतने मजबूत और संख्याओं के आधार पर हमारी सरकार है कि हम इनकी ना भी सुने तो हमारी सरकार चलती रहे। ऐसा क्या हो गया कि ऑर्डिनेंस ही लाना पड़ गया? और जो वार्ताएं आप अब 11-12 दौर की गिनवा रहे हैं, ये पहले कर लेते तो क्या हो जाता? देखिए ये जो बिल आया है ये कृषि सुधार का बिल है और ये उसी के एजेंडे के तहत है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का अपना प्रयास करेंगे और उसके दिशा में लगातार हमारी सरकार ने काम किया। उसकी मैं पूरी लंबी फहरिस्त आपको गिनवा सकता हूँ। उदाहरण के लिए पीएम किसान निधि को ले लीजिए, जिसकी 8वीं किस्त अभी हाल ही में फिर से किसानों के खातों में जाने वाली है। ये तो हमारी सरकार की मंशा और नीयत की बात है। अब दूसरी बात करते हैं, इन्होंने कहा कि हम सुनते नहीं हैं। आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि आज देश का बहुसंख्यक यानी अनेक राज्यों में जो किसान हैं वो इस बिल के समर्थन में है। कुछ जगहों पर इसके विरोध में भी आवाज़ें हैं, लेकिन हमने अल्पमत के लोगों की आवाज़ को भी सुना और इसीलिए 11 दौर की सरकार ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ वार्ता की है। और उस वार्ता में जो इनकी एकमात्र मांग थी एमएसपी को लेकर के, फिर उनकी मांगें बदलती चली गई और सरकार ने जब बिंदुवार चर्चा करना शुरू किया, लगभग सभी मांगों पर सहमति बनती चली गई। तो इन्होंने राजनीतिक एजेंडे के तहत जो इनके पीछे लोग थे उन्होंने अपना एजेंडा अब शुरू कर दिया है। तो आप देखिए ना, मैं तो कहता हूँ किसानों की बात करिए ना, आप बात करिए कि उस बिल में कहाँ पर लिखा है कि जमीनें छीन ली जाएंगी। यही प्रोपगेंडा तो फिर तो उन्हें डर है ना, और वो डर आप दूर नहीं कर पाए। नहीं, ये डर फैला कौन रहा है? सवाल है मौका, डर, इतनी बड़ी सरकार को डर फैलाने का मौका कैसे दूसरे लोगों को दे? नहीं हो सकता ना। ऑर्डिनेंस लाए, उनको मौका मिल गया। किसी को डर नहीं है सर, किसी को डर नहीं है। देश में अनेक राज्यों में शांतिपूर्वक लोग बैठे हुए हैं, खेती किसानी कर रहे हैं। और एक और बात, एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान अपनी फसलों को, खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। कोई भी किसान ऐसा नहीं कर सकता। सतीश जी, एक बात बताइए, ये जो आप बात कर रहे हैं चुनाव में जाने की या दूसरे, ऐसा लग रहा है कि किसानी को छोड़ के बाकी सारे दूसरे मुद्दों पर ज़्यादा बात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ तो भटक गए हैं, चीज़ें एक आपसी तालमेल नज़र नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा पिछली जो ये सरकार के कार्यकाल में किस तरह ये सरकार भूमि छीनने के लिए 3 ऑर्डिनेंस लेके आई थी, और आज ये मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं किस तरह 80 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर आज संकट खड़ा हो चुका है। किस तरह आज एक गरीब आदमी अपनी एक शाम का सुबह खा लिया तो शाम का उसका ये भरोसा नहीं। आज ये सरकार, मैं फिर बोलता हूँ, उत्साह सुनती है। इस कोरोना काल में जहां किसान अपनी मेहनत के लगन पे इस देश की जीडीपी को बचाने में जुटा हुआ था, और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह किसानों की रोजी रोटी पर लात मारने का काम कर रही थी, आपने नहीं सुनिए। आपने देखा होगा आज इस युग में, इस कलयुग में किस तरह आज 3-4 चंद उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ने का आप काम क्या हुआ है। लोगों को समझा पाएंगे कि जी हम जो जा रहे हैं बंगाल में, ये जो हम करने जा रहे हैं, ये सरकार को मजबूर करने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए जा रहे हैं, हम राजनीति नहीं करने जा रहे हैं, आप मनवा लेंगे? बिल्कुल मनवाएंगे। और हम राजनीति, किसान राजनीति नहीं करता, किसान राजनीति करता और तो आज मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं होते। कौशिक जी, क्या कोई पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट हो या स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, क्या कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं कि 70-80 करोड़ लोग प्रभावित हो जाएं? देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि किसानों ने ही आदरणीय मोदी जी को यहाँ तक भेजा है। सबसे बड़ी बात है ये, किसानों की सबसे बड़ी व्यथा ये है कि हमने भेजा आपको साहब और आप हमारी ही बात नहीं सुन रहे हैं। शक के घेरे में क्यों है ये? सवाल ये है कि यदि किसान आपकी बातों पे शक कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जो कुछ बोलते हैं वो कानून के तरह होना चाहिए। उन्होंने कहा कि माँ गंगा के जल के जैसे पवित्र है यह कानून। ऐसी कौन सी बात हो गई कि 10 से ज़्यादा संशोधन करने के लिए आप तैयार हो गए? जाहिर सी बात है, किसान नहीं माने इसलिए ना। कमियाँ तो थी ना, कमियाँ तो थी ना, आपने माना तो सही, आपने माना तो सही कि इसमें संशोधन करने की गुंजाइश है। 1.5 साल तक आपने कहा कि इसको हम स्टे कर देंगे। क्यों साहब?
केवल इसलिए कि चंद राज्यों में चुनाव है, उसको पहले निकल जाने दीजिए, उसके बाद में यदि आप नहीं माने तो ये बेचारा क्या करेगा। सवाल ये है कि आपकी नीयत यदि सही है तो आप जो अंदर जो बैठा करके किसानों से बातचीत की गई वही बात बाहर होनी चाहिए। बाहर उनके प्रवक्ता क्या कहते हैं कि ये बिचौलिए हैं, कांग्रेसी हैं, मंडी के बैठे हुए लोग हैं, ये किसान नहीं है, इनके बारे में ये कहा जाता है। प्रधानमंत्री कहते हैं पवित्र आंदोलन है, और अंदर में जाने के बाद में इन्हीं किसानों के नेताओं से आप बात कर रहे हैं, तो ये दोहरी नीति जो है ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है ये, सरकार फंस गई है। और सरकार फंस गई है। नतीजे आपने पंजाब के इलेक्शन में आपने देखा, पंजाब में तो चलिए बीजेपी क्या ही लड़ती, और यही स्थिति रही। फिर ये गुजरात के नतीजे गिनवाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना, यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पे ये बंगाल में भी जाएंगे, हर उस स्टेट में जाएंगे जहाँ सरकार को डैमेज करेंगे ये। आप फंस गए। सबसे पहले तो इन्होंने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, इतना झूठ बोलना शायद विपक्ष को आवश्यक नहीं है, आप सारी बातों पर झूठ बोलें। आपने कहा कि किसानों के साथ, आप स्वयं उदाहरण हूँ, 25 मिनट से डिबेट चल रही है, अगर मैंने भाजपा प्रवक्ता के तौर पर या पैनलिस्ट के तौर पर किसानों को एक भी शब्द कहा हो या जहां भी डिबेट, ये सारी बातें लगातार झूठ फैलाई जा रही हैं किसानों को उकसाने के लिए। इन्होंने कोशिश की थी, इन्होंने रोहित वेमुला से ये कोशिश जारी रखी है। हैदराबाद में छात्रों का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, ये फेल हुए। ये JNU आए, वहाँ पर छात्रों का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, ये फेल हुए। ये जामिया पहुँचे और CAA का आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, शाहीन बाग बनाया, ये फेल हुए। क्योंकि ये जो डर पैदा करना चाहते, जो आशंकाएं ये पैदा, आपने जो ये CAA और ये सारे गिनाए प्रोटेस्ट, आप इन्हें भी उसी कड़ी का हिस्सा मान रहे हैं? सवाल ये है। हाँ, अब सुन लीजिए ना, मेरी पूरी बात होने दीजिए। ये जो डर लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो समय के साथ खत्म हो जाता है और जनता वापस भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मेरा सवाल जयराम मेरा सवाल ये है, जो शाहीन बाग वाले थे, जो CAA वाले थे, जो रोहित वेमुला के वक्त में प्रदर्शन करने वाले थे, क्या ये भी वही लोग हैं? आप इन्हें उन्हीं में काउंट कर रहे हैं या ये अलग हैं? सुनिए, भोले भाले किसानों के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। ये आप देखिए, उनके आंदोलन, ये तो सब लोग मान रहे थे ना। 15 तारीख की, 26 तारीख की घटना के बाद क्या हुआ था? सारे लोग कहाँ चले गए थे? वो मान रहे थे ना कि हमारे बीच में कुछ लोग घुसे थे। ये लाल किला ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर जो लोग, जो घटनाक्रम हुआ वो कौन करने वाले थे और वो क्या कर रहे थे? ये आज अनुराग कश्यप और एक हीरोइन के ऊपर अगर रेड पड़ती है तो उस पर बयान आ जाता है। आप दिशा रवि की उदाहरण को ले लीजिए। ये सारे आंदोलन में कौन कौन से तत्व शामिल हो रहे हैं और वो किस एजेंडे की बात कर रहे हैं, वो कौन से किसानों के हित की बात कर रहे हैं? साहब, इतनी मजबूत सरकार और इतने मजबूत पाए पे खड़ी सरकार, दिशा रवि जैसे एक ट्वीट से एक लड़की ट्वीट कर देती है 16 साल 20 साल की, उस पे घबरा जाते हैं आप, उस पे फर्क पड़ जाता है। 26 जनवरी का वाकया हुआ, आपके तमाम किसान नेताओं ने माफ़ी मांगी, खेद प्रकट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने माना आंदोलन पे असर पड़ा, नुकसान हुआ आंदोलन का, गलती हुई, सारी बात उन्होंने मानी। जैसे ही मामला ठंडा हुआ, अब राकेश टिकैत कह रहे हैं संसद में आएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे, अब की बार हल क्रांति कर देंगे। तो ये तो उस टाइम बदले, अब वापस से उसी सुर पे आ गए आप लोग। फिर वो वाली बात जो भाजपा कर रही है कि आप भड़का रहे हैं लोगों को, भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। आदरणीय साथी, उसमें भी आपने देखा होगा किस तरह सरकार के नुमाइंदे, किस तरह भाजपा के कथित कार्यकर्ता उसमें निकल के आए हैं, किस तरह उनकी बेल करवाने कौन जा रहा है सर? किस तरह उनकी बेल के लिए कौन कोशिश कर रहा है पता है आपको? बिल्कुल भी नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? संयुक्त मोर्चा हर उस चीज का विरोध करता है, संयुक्त मोर्चा हर उस बात का विरोध करता है। तिरंगे में संयुक्त किसान मोर्चा के फिर आप वक्तव्य नहीं देख रहे हैं, फिर तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। जो किसान वकील कौन मुहैया करा रहा है उन्हें? नांगलोई जो पकड़े गए किसान, वकील कौन मुहैया करा रहा है सर उन्हें? किस जो तरह कथित बीजेपी के लोग हैं वहां पर, उन्हें वकील कौन मुहैया करा रहा है? आज तक वे पकड़े गए जो पत्थरबाजी करने। अरे आप बताइए, जिस दीप सिद्धू की आप बात कर रहे हैं, उसे वकील कौन मुहैया करवा रहा है? भाजपा करवा रही है। फिर आपकी जानकारी ठीक नहीं है थोड़ी सी। नहीं। वरुण जी, मूल बात यह है कि यदि कोई सिरफिरा चढ़ के दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरा देता है, तो ये कुछ भी फहरा देता है, वो सवाल यह है कि लाल किला इतना कमजोर कैसे हो गया? एक केवल मेरी बात नहीं, सवाल ये है कि जो व्यक्ति कथित तौर पर बीजेपी का एजेंट था, अब उसके लिए वकील कौन लेकर आ रहा है? 26, वही मैं बता रहा हूँ ना, 26 जनवरी के एक दिन पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि 300 से ज़्यादा हमने ट्विटर हैंडल कर लिए हैं, ट्रेस कर लिए हैं, इसके द्वारा उपद्रवी अपना उपद्रव फैलाने का प्रयास करेंगे, माहौल ख़राब करेंगे। एक दिन पहले की बात होती है। जब वो ITO से इधर बढ़ना शुरू हो जाता है, ITO खाली कर दिया जाता है, लाहौरी गेट केवल बंद कर दिया जाता है। साहब, तो परिंदा भी पर नहीं मारता उसमें, लाल किले के दरवाजे पे दरवाजे खोल। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं ये जो गाजीपुर से काफिला चला था, मैं उन्हीं के साथ था।
ये पूरा प्री प्लान था कि वहां से वहां जाना है। जो रूट दिया गया था उस रूट से सारे ट्रैक्टर खुद मुड़ गए थे। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं वहां पे मौजूद था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो तय रूट दिया गया था उस रूट पर किसान कुछ बढ़े, बाकी नहीं माने। वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए फ्लाईओवर पर चढ़े और अक्षरधाम से आगे बढ़े। मैं वहीं पे हूँ। 40 किसानों ने, जिन लोगों ने लिखित तौर पे दिया था कि नहीं ये रूट रहेगा और यहाँ यहाँ जाना है, उसमें से एक भी किसान का नाम बताइए उस आंदोलन में जो उसके साथ साथ थे। तो कौन से किसान नेता ने रोका? हालांकि कौन से, मुझे ये बताइए, कौन था? कौन से किसान नेता ने रोका इनको कि इस रूट पर मत जाइए? वरुण जी, जिन्होंने जिम्मेवारी लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को दी थी वो सारे किसान नेता उस समय गायब दिख रहे थे, और बाद में जब उन सब के ऊपर केस हुआ तो तरह तरह की बातें करने लगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दीप सिद्धू का जब नाम आ ही गया, उसी दीप सिद्धू को जब एनआईए ने नोटिस किया तो ये उसका पक्ष ले रहे थे, और आज ये बात कर रहे हैं कि वो बड़ी मासूम सी लड़की थी। यही मासूम इनको वो जुनैद के मामले में बटला हाउस में नजर आ रहा था। अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए, कौशिक जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या, मतलब बहुत ईमानदारी से मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है कि जो डायरेक्शन थी वो कहीं ना कहीं भटक रही है? इसमें जिस तरह की नई नई बातें आ रही हैं कि अब ट्रेड यूनियन के जरिए भी हड़ताल करवा लेते हैं, अब इलेक्शन वाले उसमें भी चलते हैं, कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि हो क्या रहा है? देखिए, दरअसल हुआ यह है कि किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत उसे राजनीतिक रंग दे दिया। उसमें कुछ लोग घुसे हाईजैक करने। हम बता रहे हैं, अब मजबूरी हो गई किसानों की कि जब तक आप उनकी आवाज़ सुन रहे थे सब कुछ ठीक था। आपने 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 22 जनवरी के बाद में आपने उनसे, फरवरी के बाद में आपने उनसे बात नहीं की है, कोई बात नहीं हुई है। 1 महीने से ज़्यादा अब उससे कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं, कोई डेट नहीं बता रहे, कोई जगह नहीं बता रहे। इसी सदन में खड़े होकर देश के प्रधान, सर देखिए, सरकार कहती है अभी कमेटी थोड़ी छोटी कर लीजिए, सरकार कहती है कि हम सस्पेंड करने को तैयार हैं, सरकार कहती है हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। क्या बातचीत के लिए दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाहिए? पिछले 7 सालों में देश के संवैधानिक संस्थानों का जिस तरह से क्षरण हुआ है, आप ईडी को देख लें, सीबीआई को देख लें आप, तो जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण होता है, निश्चित तौर पे शक शुबा है सरकार की नीयत पे। अच्छा, सरकार की नीयत पे शक है आपको? हाँ जी, आप बताइए, क्या अब कोई बातचीत की सुलह है? सरकार अगर सस्पेंड करने को तैयार है कानून को, सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस कानून को अमल में नहीं ला सकते ऐसा कह चुका है, तो फिर क्या कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकलेगा? ये ऐसे ही चलता रहेगा? इलेक्शन तक कह रहे हैं 2024 तक बैठ जाएंगे, बंगाल जाएंगे, मछली वाले किसान परेशान है, मछली वालों की भी बात करेंगे, ये सब हो क्या रहा है? साहब, मैंने पहले भी आपसे बोला, ये सरकार ऊंचा सुनती है, बोलती है, पंचायत की बात सिर माथे पे पत्र। आज आपको मछली वाले मछुआरे कहाँ से याद आ गए? पंचायत, अच्छा एक बात बताओ, मोदी साहब को जहाँ जाते हैं वहाँ रिश्तेदारी कैसे याद आती है? किस तरह आज वो तो राजनेता हैं, वो तो राजनेता हैं। आप राजनेता हैं क्या? जैसे पीछे भाई, अरे वो तो राजनेता हैं। अरे आप सुनिए ना, वो तो राजनेता हैं, आप राजनेता हैं क्या? नहीं, हम तो किसान हैं। सुनिए आप, जो ये भाई बोल रहे थे 6,000 रुपए सालगल देने का काम ये बोल रहे थे, किस तरह आज एक प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में 1,40,000 किसान आज भी उस योजना की बाट जो रहे हैं। जाके आप आरटीआई लगा के निकलवा के देखिए किस तरह ये सरकार आज देश को बरगलाने का, किस तरह इसी आंदोलन को कभी खालिस्तानी आंदोलन बताने का काम किया, कभी जाट आंदोलन बताने का काम किया। लेकिन आज 36 बरादरी, चारों धर्म, जितने भी हिंदुस्तान में धर्म, सब किसान के साथ खड़े हैं और इस सरकार से हर बात में गांधीवादी के रास्ते पर चलते हुए ईट से ईट के लिए तैयार बैठी है। हाँ जी, विप्लव जी, ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठे। इनका गांधीवाद इनके शब्दों से भी दिखता है और इनके कृत्यों से भी दिखता है। वो पूरे देश ने देखा 26 जनवरी को इन्होंने कौन से गांधीवाद का प्रदर्शन किया था, देश के लोकतंत्र और गणतंत्र को शर्मिंदा किया था। अब ये बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं संजीव श्याम कौशिक जी से कि आप सारी चीज़ों को बड़ी मासूमियत के साथ ले जाते हैं, सारी चीज़ों में क्षरण हो गया, लेकिन बस कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही एकमात्र है जो देश को थामे हुए चल रही है। और एक और प्रश्न में, अब प्रश्न पूछ लेता हूं, श्याम जी, कौशिक जी सुन लीजिए, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज जो न्यायपालिका ने निर्णय जो दिया है, जिसमें एक आतंकवादी को इंडियन मुजाहिदीन के दोषी करार दिया है, जिसके लिए सोनिया माता आंसू बहा रही थी, क्या आप उसके लिए माफ़ी मांगेंगे? क्या देश को झूठ बोलने के लिए आतंकियों का, कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ऐसे ही लोग नहीं कहते थे, वो आज प्रमाणित हो रहा है। तो कल को अगर इसमें से भी कुछ निकल करके आएगा कि आप इसके पीछे कैसा षड्यंत्र रच रहे थे, जब पूरा देश गणतंत्र को देख रहा था, पूरी दुनिया गणतंत्र को देख रही थी, तो आप क्या चाह रहे थे? लाल किला लहू से लाल हो जाए, ये आपकी साजिश थी। आप
किस चौराहे पर आज कांग्रेस को खड़ा कर दिए हैं? कहाँ खड़ा कर दिया है? इलेक्शन का वक्त है और जो बाटला इनकाउंटर के बारे में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, पूरी राजनीति से प्रेरित है। देश की जनता एक एक बात को समझ रही है कि कहना क्या चाह रहे हैं आप। 10 सेकंड। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने ही निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी तय कर। नहीं, ऐसी बात नहीं ना, करेंगे। ये नहीं, ठीक है, इस बात को छोड़ दीजिए। दूसरा वो कह रहे हैं छोड़। और दूसरी चीज, और प्रियंका गांधी, इन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीतिक रंग दिया आंदोलन को। प्रियंका गांधी वाड्रा को जगह जगह महापंचायत करने हमने भेजा, चौधरी अजीत सिंह को हमने भेजा। ना तो राजनीतिकरण का आरोप भाजपा पे क्यों लगा रहे हैं? राजनीति आप करें, वोट के लिए आप किसानों के मुद्दे को हाईजैक करें, वोट के लिए आप मुसलमानों के मुद्दे को हाईजैक करके एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करें, युवाओं को बदनाम करने की कोशिश करें। आपको जनता ने जवाब दिया है, इस बार भी जवाब मिलेगा, इंतजार करें। ये बताइए, वहाँ सिंगू बॉर्डर पे पंजाब कांग्रेस के सांसद गए, उन पे जानलेवा हमला हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें गलत लोग आ गए हैं, गलत चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो 26 जनवरी घटना के बाद आपने माना कि हाँ जी इसमें गलत लोग आ गए हैं। वो सारे गलत लोग क्या चले गए हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को थोड़ा सा हिला डुला रहे हैं? आपने पीछे आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने टीवी पे देखा था किस तरह किसानों ने जो भी उपद्रवी थे उनकी कार का सब कहेगा कि भाई ये कार खड़ी है 3 दिन से, इसको आप हटाइए। जो आदमी थे उनको गिरफ्तार करवाने का काम किसानों ने किया। और ये जो भाई बोल रहे हैं पत्थरबाजी में 27 जनवरी को किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कथित कार्यकर्ता वहां गए थे और पत्थरबाजी की, पूरे दिन मीडिया में, नेशनल मीडिया में चली और उनकी निशानदेही होगी कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। किस तरह आज इस आंदोलन को चलने के लिए, और मेरे हिसाब से ये जो आंदोलन चलवा रही है सरकार, ये भी अब आंदोलन सरकार चलवा रही है। हाँ बिल्कुल इनकी एक साजिश है। अब जनता का महंगाई से जो आज एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 रुपये, सरकार की साजिश का भांडाफोड़ कर दीजिए आप। 30 रुपये लीटर जो यहाँ पर तेल मिलता है और ये 100 रुपये बेचने का काम कर रही है। ये सरकार हमेशा उसमें एक वो देखती है, ये जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री की तरह नहीं एक सीईओ की तरह बात करते हैं। और किस तरह आज देश में तुराई माम मची हुई है हर जगह। आज एक गरीब की रोटी सुबह खा ली तो शाम के पास उसकी खाने की रोटी नहीं। और किस तरह चंद उद्योगपतियों की संपत्ति कोरोना काल से अब तक कितने, किसी की 17 गुना बढ़ी, किसी की 150 गुना बढ़ने का काम हुआ है। ठीक है कौशिक जी, किसानी की बात कम हो रही है, व्यापारियों की बात भी हो रही है, पेट्रोल डीजल की बात भी हो रही है। ये जो मूल मुद्दा है 3 कृषि कानून, इस पे पेच कहाँ अटका हुआ है आपके हिसाब से? सीधी सी बात है, किसानों ने शुरुआती दौर में कोई जिद नहीं ठानी थी कि इसको वापस लेना है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पे हमें कानून बना दें। ये तीनों कानून हटाने की या वापस लेने की बात तब आई जब सरकार ने कहा कि पहले जिसको गंगा के जैसे पवित्र माना गया उसमें संशोधन करने को तैयार हुए। फिर आगे चल के उन्होंने कहा कि नहीं, इसे 1.5 साल के लिए हम रद्द कर देंगे। दरअसल किसानों के जहन में ये बात बैठ गई है कि ये एक राजनीति करने का प्रयास। किसान तो ये कहते हैं जमीन चली जाएगी, और बार बार ये भी दावा करते हैं, उसमें लिखा है कि जमीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जिस किसान से बात करो वो कहते हैं जमीन चली जाएगी। क्या भरमा दिया गया किसानों को? बिल्कुल नहीं। उसके खिलाफ जब आप पढ़ेंगे उसे तो उसमें ये स्पष्ट रूप से है कि यदि किसी तरह से कोई समझौता होता है उसमें राजस्व की वसूली ठीक वैसे ही होगी जैसे राजस्व की वसूली की जाती है। मतलब कि आपकी जमीन कुछ, उसमें ये लिखा है कि किसी भी कीमत पर जमीन पर अधिकार नहीं हो पाएगा, और जो प्राइवेट प्लेयर है वो जमीन पर ना कोई अतिक्रमण कर पाएगा, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाएगा। तो फिर जमीन जा कैसे रही है? जमीन जाने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी। जमीन जाने का मतलब ये नहीं कि जमीन छीन ली जाएगी। दरअसल में जहन में ये बात है कि जिस जमीन पर मालिकाना हक हमारा है, हम उसमें फसल उपजाते थे, आज हम मालिक हो जाएंगे। कल किसी तरह का, जिस तरह का प्रावधान ये लेके आए थे कि नहीं एसडीएम के यहाँ ये फैसला होगा, अदालत में आप नहीं जा सकते हैं, तो जा सकते हैं। किसानों को लगा कि नहीं हमें फंसाने की ये बात है। इस तरह की लाया क्यों गया? ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम संसद के सामने खड़े हैं और संविधान को हम इतना पवित्र मानते हैं, भारत का गीता कुरान कहते हैं उसे, और उसकी शपथ खाते हैं। क्या संविधान में संशोधन नहीं हुए? होते हैं साहब, जनता के लिए ज़रूरतों के हिसाब से संशोधन होते हैं। और हमने देखा है इसी देश में, इसी संसद ने जीएसटी जब लाया, उस जीएसटी में कितने संशोधन हुए। समय पर जो आवश्यकता होती है देश हित के लिए, हम पीछे हटने और आगे बढ़ने के लिए दोनों काम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमको जनता का हित सर्वोपरि है। हमारा कोई अभिमान नहीं है, हमारा कोई ईगो नहीं है। हम किसी राजनीतिक खानदान की विरासत से नहीं आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को ईगो लेकर के घूमेंगे। 7 सालों में इन्होंने जिसे चाय वाला कह करके अपमानित किया, आज उसके डर से महारानी चाय बगान में जाके काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। ये परिवर्तन राजनीति में आया है। किसानी पे बात करें ना, किसानी पर ही बात कर रहा हूं मैं। ये चाय बगान वाले भी तो किसान हैं। ये जिन दोस्तों की बात कर रहे थे, बंगाल में प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया
कि हमारे दोस्त तो ये चाय वाले हैं, ये चाय बागान वाले हैं, ये किसान हैं, जिनके लिए कोरोना काल में भी वही देश का प्रधानमंत्री खड़ा था और सबके घर पर राशन पहुंच रहा था। संजीव जी, राज्यों में जाकर ये प्रचार करना कि एक पार्टी को वोट मत दीजिए, ये मूव कैसा है? एकदम सही है और ऐसा किसानों को करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि वोट किसे देना है। वोट यदि किसे नहीं देना है, सर नेचुरली है, फिर सामने वाले को देना है। सीधी सी बात है, दूसरा विकल्प वो देखें, वहाँ की जनता देखे। जिन लोगों से हम त्रस्त हैं, केंद्र सरकार की नीतियों से यदि हम त्रस्त हैं और केंद्र सरकार के विरोध में यदि ये कहते हैं कि नहीं इन्हें वोट नहीं देना है, बिल्कुल जायज़ है। किसे देना है यदि ये कहते हैं, तब उस पर प्रश्न खड़ा कीजिए आप। ये तो फिर राजनीतिक रंग हुआ या नहीं हुआ? ना ये तो बिल पर एक और रेफरेंडम है। इनके हिसाब से देखा जाए तो जनमत संग्रह करवा रहे हैं। ये एक बार इन्होंने करवाया था 2017 में, आपको याद होगा, नोटबंदी को लेकर के यूपी की जनता ने अच्छा सबक सिखाया था। इस बार भी देश के, क्या बंगाल का किसान किसान नहीं है? क्या बिहार का किसान किसान नहीं है? यूपी का किसान किसान नहीं है? कहाँ के किसानों की बात आप कर रहे हैं? किसानों का एक धड़ा अगर नाराज है, कुछ मुद्दों पर वो बात करना चाह रहा था, सरकार ने उसके साथ बात किया है, लेकिन आप किसानों के कंधे पर रख करके कांग्रेस अपनी बंदूक ना चलाए, आपको लाभ नहीं होगा इसका। राकेश टिकैत से मैं बात कर रहा था, मेरी बात तो सुने, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। राकेश टिकैत से मैं बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि आप बंगाल क्यों जा रहे हैं? उन्होंने बोला कि वहाँ की सरकार ने भी किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है। अब वो वहाँ जाकर कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत दीजिए, तो अगर वहाँ की सरकार ने अच्छा काम नहीं किया तो क्या ये कहेंगे उस सरकार को भी वोट मत दीजिए? ये स्टैंड चेंज होता है, वो दिख नहीं रहा आपको? क्यों किस तरह दिल्ली में ना कांग्रेस को मिली ना बीजेपी को मिली, हम पार्टी को सरकार बन गई। कोई तीसरा हमेशा जब दो वहाँ जाकर तो यही कहने वाले हैं ना, बीजेपी को वोट मत दीजिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन राकेश टिकैत तो कह रहे थे वहाँ की सरकार ने भी किसानों के लिए अच्छा काम नहीं किया। नहीं किया तो उसको भी मत दो, और जो तीसरा वो ऐसा कहेंगे आप? बिल्कुल बोल देंगे भाई तीसरे को दो, इसको दोनों को मत दो। और किस तरह टीएमसी को मत दो, बीजेपी को मत दो, ऐसा कह देंगे आप? बिल्कुल बोल देंगे, क्या बात है। आपसे दोबारा बात करूंगा मैं इस बारे में। हाँ बिल्कुल, आपके मंच पे ही। लेकिन मैं अपने भाई को एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो बोल है ना बात के साथ है कि ज़मीन नहीं बिकेगी। आज देश में एक भी 7 साल के दरमियान एक भी आप सरकारी उपक्रम को बता दो, केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने चलाने की कोशिश की हो। जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री कल चाय बेचते थे, आज वो सरकारी उपक्रम बेचने का काम कर रहे हैं। 30 सेकंड खत्म करना है, कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। 30 सेकंड आपके पहले कौशिक जी आप। किसानों को फुटबॉल मत बनाइए साहब, बड़े ईमानदार लोग हैं, वही अन्न उपजाते हैं, फिर पूरे हिंदुस्तान की जनता खाती है। कम से कम उनकी बात सुनिए, बड़े उम्मीद के साथ उन लोगों ने वोट दिया है, उनके वोट की कदर कीजिए। आगे ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हैं, किसान भी सरकार से नाराज़ नहीं है, वो केवल अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्हें यकीन है कि आज नहीं तो कल सरकार हमारी बात सुनेगी और सुनेगी, पुनः वही किसान उनके साथ होंगे। ठीक है जी, 30 सेकंड। हम तो यही कहते हैं सरकार बैठकर वार्ता के लिए किसानों को बुलाए और वार्ता करे। किसान का भी आगे खेत खलियान है, उसमें जाकर वो अपना काम देखेगा। नहीं तो किसान भी आज अपना मन बना चुका है पूरी तरह सरकार के खिलाफ खड़ा होने का, और गांधीवादी नीतियों के चलते हुए आज एक 26 जनवरी के आधार को छोड़ के आज तक 110 दिन के ये तो किसी भी हिंसा पे आंदोलन वापस ले लेते थे। 108 दिन के करीब हो गए। एक 26 जनवरी को छोड़ के उसमें भी भाजपा की साजिश थी। कभी भी बीच में आपने कोई भी देखा हो आज तक कितना शांतिप्रिय आंदोलन पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। ठीक है, हाँ जी, अंतिम 30 सेकंड। सरकार बुला क्यों नहीं रही है बातचीत के लिए? देखिए, भारत की जो वर्तमान सरकार है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, पूरी तरह से किसानों के साथ है। पिछले 6 वर्षों में अनवरत अनथक उन्होंने प्रयास किए हैं, किसानों के लिए काम किया है और आने वाले समय में भी किसानों के लिए काम करेंगे। 2022 तक उनकी आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य था, जब 75 वर्ष पूरे होंगे आज़ादी के, तो देश का किसान भी खुशहाल होगा। और मैं ये अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब इस देश में हर उत्पादक, चाहे वो दूध बेचने वाला हो, कपड़ा बनाने वाला हो, कोई और काम करने वाला, वो अपने उत्पाद का मूल्य खुद तय करता है, तो किसानों को भी सरकार ने अपने मूल्य के तय करने की एक आज़ादी दी है। आप सरकारी सिस्टम में खरीद चाहते हैं वहाँ करिए, या प्राइवेट व्यवस्था के तहत अगर आपको उचित मूल्य मिलता है आप वहाँ पर खरीद करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है, चर्चा हुई लेकिन लब्बल-लुआब ये है कि फिलहाल रास्ता नहीं दिख रहा है। किसान चाहते हैं कि बातचीत हो, अभी कोई बातचीत की राह नज़र नहीं आ रही है। चुनावी माहौल है, तो इस चुनावी माहौल में बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन फिलहाल दिशा तय होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।